सभी लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, हो रही है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आरसी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश से घोषणा करता हूं कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूं। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूं। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय एडवोकेट तजिंदर कुमार वर्धन जी, जो कि राष्ट्रीय सचिव प्रभारी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ के हैं। संचालन माननीय अशोक सोनवानी जी कर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। एवं भारत देश के अंदर और भारत के बाहर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर के, जिला स्तर के, क्षेत्र स्तर के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण एवं उपासक उपासिकाओं और इस जूम के माध्यम से पूरे भारत देश के समस्त नागरिकों जैसे कि शिक्षा अनमोल है और शिक्षा और इंसान में भेद कराती है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने भारत के संविधान में ऐसे ऐसे अधिकारों का समावेश किया है, ऐसे ऐसे आर्टिकल बनाए हैं जिसके माध्यम से भारत में हजारों साल से असमानता
को झेल रहे मानव, जिनके ऊपर धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर और जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव किया जाता था। शिक्षा में भेदभाव होता था, यूं कहें कि जन्म से लेके मृत्यु तक भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, मानव मानव समान नहीं था। परंतु बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस भारतीय संविधान में एक ऐसा भारत वर्ष बनाने की परिकल्पना की हुई है जिसमें सभी मानव बराबर हैं। वैज्ञानिक आधार पे मनुष्य में कोई भेद नहीं है। सभी मनुष्य दुनिया के होमो सैपियंस स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम तो यही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, ये सब धर्म है, जातियां हैं, जो कि बांटने का एक माध्यम है। परंतु मनुष्यों का एक ही नाम है और वो है होमो सैपियंस स्पीशीज, जो वैज्ञानिकों ने दिया है। तो सभी मानवों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाबा साहब अंबेडकर ने समान अधिकार दिए और सभी को समान रूप से उन्नति करने का अवसर दिया है। यानी संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो सभी मनुष्यों को समान रूप से उन्नति करने का अवसर देता है। उसी अवसर का लाभ उठा के कोई आईएएस बन जाता है, कोई पीसीएस बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, कोई मिनिस्टर बन जाता है और कोई प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है और कोई न्यायाधीश बनता है, कोई अधिकारी बन जाता है। परंतु ये जो बनने का अधिकार है, दैट इज सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर भारत के संविधान के द्वारा सभी मनुष्यों को उन्नति का अधिकार ना दिया गया होता, समान अवसर ना प्रदान किया गया होता, तो ये जो लोग आज बन करके अधिकारी आते हैं, ये नहीं आ सकते थे। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? भारत के नागरिकों के लिए संविधान कितना महत्वपूर्ण है? ये जड़ है हमारी जो है, ये मूल जड़ है। अगर इसको काट दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो फिर ना ही क्लर्क निकलेंगे, ना ही आईएएस निकलेंगे, ना ही विधायक बनेंगे, ना ही मिनिस्टर बनेंगे, ना ही सांसद बनेंगे, न ही न्यायाधीश बनेंगे। जो अवसर की समानता जो बाबा साहब ने आर्टिकल 16 में दिया और आर्टिकल 14 में दिया, राइट टू इक्वलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ अभी हम एक आर्टिकल की बात करें कि अगर सिर्फ उसी को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा जो है, जो आज ये अधिकारी वर्ग है, ये जो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, ये जमीन पे आ जाएंगे, इनका अवसर समाप्त हो जाएगा। इन वर्गों में ये चीज नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि एक आर्टिकल हटा दिया जाए, आर्टिकल 14 हटा दिया जाए, आर्टिकल 16 हटा दिया जाए। तो इतना महत्वपूर्ण है भारत का संविधान, इतना महत्वपूर्ण है, जो हजारों साल से इस देश के दबे कुचले वर्गों को अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, सामाजिक अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त हुआ,
आर्थिक अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से हजारों साल तक जो है, सैकड़ों साल तक जो है, लोग जो है पशु के समान जीवन जीते रहे। परंतु 26 नवंबर 1949 से ये संविधान ही है जिसकी वजह से लोग ऑडी से चल रहे हैं, ये संविधान ही है जिसकी वजह से बीएमडब्ल्यू से चल रहे हैं, इस संविधान ही है जिसकी वजह से आपके घर में एसी चल रहा है, ये संविधान ही है जिसकी वजह से हम अच्छे कपड़े पहन के जीवन जी रहे हैं। दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये भारत के लोगों को कितना महत्वपूर्ण है, इस संबंध में सिर्फ एक ही बात कहूंगा मैं कि जो है सदगुरु कबीर जी कहते हैं कि गुरु के संबंध में उन्होंने कहा है कि सब जग पाती करूं, सब जग पाती करूं, सब वन लेखन बन जाए। सब जग पाती करूं, सब वन, वन माने जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पेड़ को आप लेखनी मान लो, कलम। और ये जो धरती है पूरी दुनिया, इसको एक कागज मान लो। तो सब जग पाती करूं, सब वन लेखन बन जाए, और सब सागर स्याही करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। परंतु हम इसमें दोहे में एक शब्द बदल के अपनी बात समझाना चाहेंगे कि सब जग पाती करूं, सब वन लेखन बन जाए, सब जग पाती करूं, सब वन लेखन बन जाए, और सब सागर स्याही करूं, संविधान गुण लिखा ना जाए। संविधान में इतने गुण हैं, इतनी क्वालिटी है कि उसको लिख नहीं सकते, और हम बोल नहीं सकते, और हम समझा नहीं सकते। इतना बेहतरीन संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। और इसके महत्व को आप यूं समझिए कि 26 नवंबर 1949 से आज 19 सितंबर 2022 हो गया है। संविधान विरोधी लोग जो है संविधान के अंदर प्रदत्त कुछ अधिकारों को छीनना चाहते हैं, परंतु इस तरह से संविधान बना हुआ है कि वो सफल नहीं हो रहा है। इतना बेहतरीन संविधान बना हुआ है जिसको आप पढ़ें, समझें, जानें, तब आप बाबा साहब को कहेंगे रियली ही वाज द सिंबल ऑफ द नॉलेज। तब आप कहेंगे कि हाँ, बाबा साहब वास्तव में सिंबल ऑफ नॉलेज थे। बाबा साहब को समझने के लिए बाबा साहब के लिखे हुए लिटरेचर को पढ़ना, और बाबा साहब के लिटरेचर में सबसे पहला लिटरेचर है भारत का संविधान, जिसके कारण जो है ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। और जब ये नहीं रहेगा तो इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन भी नहीं रहेगा। तो क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेबिनार में शामिल करना होगा, और जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को संविधान के इस आर्टिकल को शेयर करना होगा। आर्टिकल वाइज जो है यूट्यूब में वीडियो जो है सब पढ़ते हैं, उनको शेयर करिए देश के अंदर लोगों को, ताकि लोगों को पता चले। जरूरी नहीं है कि वेबिनार में ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और एक सीख लें, पढ़ लें। ये टूल्स का निर्माण होता है एक बार बताई हुई बात को बार बार जो है लोगों के घरों में जाके मैं बता सकता हूँ। हमारा वीडियो शेयर हो जाएगा, कोई किचन में है, काम कर रहा है, हम इसके किचन में उसको समझाएंगे। कोई बाथरूम में है तो हम उसको बाथरूम में संविधान समझाएंगे, जब वो पढ़ रहा होगा, देख रहा होगा।
जिस जगह पे भी होगा, रोड पे होगा, बस में होगा, कार में होगा, जहाँ पे भी होगा, हर जगह पर ये संविधान उसको पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, यदि जो है इस जो है संवैधानिक आर्टिकल को हम जो है सिस्टम से समझते हैं और लोगों को समझाते हैं और शेयर। तो अभी मैं ये बात इस अवसर पे कह रहा हूँ, और ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि संविधान जो है तो अगर समझना है संक्षेप में, तो संविधान की प्रस्तावना पे नजर डालना होगा। जब हम संविधान की प्रस्तावना पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि भारत के संविधान को बनाने और उस संविधान के द्वारा कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहती थी, जो संविधान की टीम थी, बाबा साहब क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते थे, ऐसा कौन सा काम वो संविधान के द्वारा करना चाहते थे, ये हमको तब पता चलेगा जब हम संविधान की प्रस्तावना को समझेंगे और संविधान को समझेंगे। तो अगर हम संविधान के लक्ष्य की बात करें कि संविधान का लक्ष्य क्या है, तो संविधान का लक्ष्य स्पष्ट है। भारत के संविधान की प्रस्तावना, उसको समझना है, लोगों को समझाना है और एक ऐसा भारत का निर्माण बाबा साहब करना चाहते थे जो इस संविधान के आर्टिकल्स के अंदर दिखता है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत के संविधान के संबंध में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं और लोग जागरूक भी हो सकते हैं। परंतु जो है संविधान में क्या लिखा है, मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे अधिकार है आपको पढ़ाने का, बताने का, कानूनन अधिकार है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। इट इज माई राइट, है ना। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे अधिकार है। जिस तरह मुझे पढ़ाने का, बताने का अधिकार है, उसी तरीके से कोर्ट को, न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को इस संविधान के अर्थ को समझाने का अधिकार है। संविधान में क्या है, उसके आर्टिकल में क्या है, एक एक शब्द का अर्थ बताएगा आपको कोर्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का निर्वचन, यानी में भारत के संविधान के अंदर क्या लिखा है, एक एक शब्द का अर्थ फाइनली कोर्ट बता रही है, सुप्रीम कोर्ट बता रही है। और जिस जो है मानवर कांशीराम साहब ने एक बात कही थी, पॉलिटिक्स के संदर्भ में कही थी। मानवर कांशीराम साहब ने पॉलिटिक्स के संदर्भ में एक बात कही थी कि जिस समाज का, जिस वर्ग का पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, जो राजनीति है उसमें हिस्सेदारी नहीं होती है, जिस वर्ग की, जिस जाति की, जिस धर्म की, जिस मत की, जिस विचारधारा की राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होती है, अंततः वह मत, वह विचार, वह धर्म, वह जाति का प्रभाव समाप्त हो जाता है और वो गुलाम हो जाती है। ये मानव कांशीराम ने कहा। और बाबा साहब ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच ओपन्स ऑल द लॉक ऑफ योर प्रॉब्लम। तो बाबा साहब ने
राजनीतिक सत्ता की बात करी थी। और मानवर जी ने बताया कि राजनीतिक सत्ता न जिस वर्ग की, जिस समाज की, जिस जाति की, जिस धर्म की राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होती है, वो विचारधारा, वो धर्म, वो जाति अंततः गुलाम हो जाती है, खत्म हो जाती है, विचारधारा खत्म हो जाती है, ऐसा मानव जी ने कहा। आशय उनका यही था। मैं ये कहना चाहता हूँ, मानव जी के उस विचारों से अपने विचारों को कोड करना चाहता हूँ कि जिस वर्ग की, जिस जाति की, जिस धर्म की हिस्सेदारी न्यायपालिका में नहीं होगी, जिस वर्ग की, जिस जाति की, जिस धर्म की इत्यादि की हिस्सेदारी न्यायपालिका में नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, हाई कोर्ट में नहीं होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होगी, उसके लिए न्याय प्राप्त करना भी बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि जो न्यायाधीश जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, उस पृष्ठभूमि का उन पर असर होता है। वो भी मनुष्य होते हैं, वो भी मनुष्य होते हैं, और उन पर असर होता है उस पृष्ठभूमि का, और वह उसी दृष्टिकोण और उनके निर्णय पर भी उस वही दृष्टिकोण का प्रभाव नजर आता है। तो जिस वर्ग का, जिस जाति का, जिस संप्रदाय का, जिस धर्म का जुडिशरी में अस्तित्व नहीं होगा, वहां पर उसको न्याय मिलने में दिक्कत होगी। ये दोनों बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को पढ़ लिख करके लॉ के क्षेत्र में आना चाहिए और एलएलबी करके पीसीएसजे के एग्जाम होते हैं, उसको क्वालिफाई करके न्यायाधीश बनना चाहिए, मजिस्ट्रेट बनना चाहिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट बनना चाहिए, ताकि वहाँ जो न्यायपालिका है इस पर जब तक आपका प्रभाव नहीं होगा, जब तक न्यायपालिका पर आपका वर्चस्व नहीं होगा, तब तक सही मायने में संविधान लागू नहीं होगा। संविधान का इंटरप्रिटेशन सही ढंग से तभी होगा जब सभी वर्गों का जो संवैधानिक पीठ बनती है, सुप्रीम कोर्ट में बनती है, हाई कोर्ट में बनती है, संविधान के इंटरप्रिटेशन के लिए, जब उस संवैधानिक पीठ में सभी वर्गों के लोग, सभी जाति के तो निर्णय जो है किसी भी पृष्ठभूमि से प्रभावित होके नहीं होगा, और इंटरप्रिटेशन जो है उस शब्द का अलग अलग होगा, मत अलग अलग होंगे, और एक सही तार्किकता के आधार पे एक सही निर्णय तक पहुंचा जा सकता है। परंतु जब संवैधानिक पीठ के अंदर एक ही जाति, एक ही वर्ग, एक ही धर्म के लोग होंगे, तो फिर जो है उस निर्णय के जो है पृष्ठभूमि से प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। तो दूसरी समस्या ये है। तो पहली समस्या ये है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली समस्या ये है कि हम संविधान को पढ़ना नहीं चाहते। दूसरी समस्या ये है कि जिन्होंने पढ़ लिया है उनको लगता है कि न्यायपालिका में हमारी कमी है, कार्यपालिका में हमारी कमी है, संविधान का आर्टिकल 14 ठीक से नहीं लागू हो रहा, आर्टिकल 15 ठीक से नहीं लागू हो रहा, संविधान के इस आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन सही नहीं हो रहा। तो जिन्होंने पढ़ लिया है वो ये सोच रहे हैं, और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो उनकी बात ही क्या करें। तो जब तक संविधान के विषय में लोगों को जानकारी नहीं होगी, लोगों को जानकारी जब तक नहीं होगी, तब तक संविधान के उद्देश्य की वो बात नहीं करेंगे। संविधान का उद्देश्य क्या है तब तक वो बात नहीं करेंगे, और जब तक देश के कोने कोने से संविधान के उद्देश्य की आवाज नहीं उठेगी, तब तक देश के अंदर संविधान का वास्तव में शासन नहीं होगा। संविधान के आर्टिकल का सही ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए देश की जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। तो ये हमारा निवेदन है
लोगों से, देश के नागरिकों से। और आज हम लोग जिस आर्टिकल पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 134। आर्टिकल 134 से पूर्व आर्टिकल 133 पर हमने चर्चा की। आर्टिकल 133 132 के संबंध में हम बता चुके हैं आपको। आर्टिकल 132 के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है। यानी कि जो अनुच्छेद 132 है उसमें अपील की अधिकारिता प्रदान की गई है उच्चतम न्यायालय को। अनुच्छेद 133 में भी मैं बता चुका हूं कि उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों में से संबंधित अपील के संबंध में बताया गया है। सिविल विषय, सिविल मामले और क्रिमिनल मामले, दो प्रकार के मामले होते हैं। क्रिमिनल लॉ के संबंध में ये कहा जाता है कि किसी भी अपराध के तीन कारण हैं। मतलब अपराध के दुनिया में से तीन कारण होते हैं। पहला जर, दूसरा जोरू और तीसरा जमीन। तो कानपुर में वकालत करते समय ये तीन बातें हमें जानकारी में मिली। जब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता था तो पता चला कि अपराध के मुख्य रूप से तीन ही कारण होते हैं, जर, जोरू और जमीन। जर यानी धन की वजह से कोई क्राइम करता है, रुपए, पैसे, धन दौलत, रुपया, जेवरात, धन में। जोरू यानी स्त्री के पीछे संघर्ष होता है। और तीसरा जमीन के पीछे संघर्ष होता है। जब हम पुराने प्राचीन काल में जाके देखते हैं तो जमीन के पीछे संघर्ष होता रहा। एक राजा दूसरे के राज्य में कब्जा करने के लिए, जमीन ही तो है, उसका खजाना लूटने के लिए, और वहां पे सुंदर स्त्रियों को लूटा जाता था प्राचीन काल में। जर, जोरू और जमीन, तीन बातों की लड़ाई है। आज क्या हो रहा है? आज भी वही हो रहा है। लखीमपुर खीरी का केस देख लो, क्या है? बलात्कार और हत्या। कहीं जमीन पे कब्जे की लड़ाई है, कहीं जो है स्त्रियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार, कहीं डकैती है, कहीं लूट। ये इन लोग के साथ हो रहा है। तो ये जो अपराध हो रहे हैं जमीन पे कब्जा, अगर जमीन पे कब्जा होता है तो वो सिविल मामला है। सिविल अदालतों में केस चलता है। और यदि आपराधिक विधियों का उल्लंघन होता है, हत्या होती है, बलात्कार होता है, चोरी होती है, इस तरह के जब मामले होते हैं तो वो डांडिक मामले होते हैं और वह क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो है उस पर कार्रवाई होती है। तो जो न्यायिक स्ट्रक्चर है भारत के अंदर वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत देश के अंदर समस्त प्रदेशों के अंदर होने वाली घटनाओं पर एक सर्वोच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट के माध्यम से अपील करते हैं, वहां पर डायरेक्ट भी जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के मामले में। हाई कोर्ट है वो प्रदेश का न्यायालय है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो जिले का न्यायालय है, और जिले के अंदर जो है लोअर कोर्ट है और एडीजे। तो क्रिमिनल मामला हो या सिविल मामला हो, उसकी शुरुआत जिले के न्यायालय से होती है। जिले के न्यायालय में व्यक्ति जाता है और सिविल मामला है तो अपना केस पुटअप करता है, दोनों पक्षकारों के
द्वारा जो है केस में एविडेंस किया जाता है और फिर जो है सिविल अदालत उस पर निर्णय करती है। इसी तरह से डांडिक मामले हैं। डांडिक मामलों में अपराधी को पुलिस पकड़ती है, उसके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाती है और चार्जशीट लगाने के बाद फिर एविडेंस होता है, गवाही होती है और गवाही होने के बाद फिर उस पर दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का निर्णय आता है। यदि दोष सिद्ध हुआ कि हाँ इस पर जो भी चार्ज लगाया गया था वो प्रूव होता है, तो फिर क्रिमिनल कोर्ट उसमें दोष सिद्धि का आदेश देती है। तो इस तरीके से सिविल और क्रिमिनल दो मामले होते हैं। क्रिमिनल मामले की अभी हम बात करते हैं, तो क्रिमिनल मामले में मान लीजिए किसी को जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला एवं सत्र न्यायालय ने उसको किसी हत्या के मामले में दोष मुक्त कर दिया। अभियुक्त को मुलजिम नहीं माना, अपराधी नहीं माना और उसको दोष मुक्त कर दिया कि इस पर ये चार्ज ठीक नहीं है, दोष मुक्त। तो जो पीड़ित पक्षकार है वो स्टेट भी है और जो पीड़ित व्यक्ति वो तो है ही। तो उसकी अपील जब हाई कोर्ट में होती है, क्रिमिनल अपील, तो उसमें हाई कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति ने, अभियुक्त ने अपराध किया था, इसने तो अपराध किया, और फिर वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो दोष मुक्ति का निर्णय था उसको पलट करके दोष सिद्ध कर देता है कि यू आर इन्वॉल्व इन दिस क्रिमिनल केस, और उसको फिर जो है वो एक पनिशमेंट दे देता है हत्या के मामले में। तो जिला एवं सत्र न्यायालय उसे दोष मुक्ति का आदेश देता है और फिर हाई कोर्ट उसे देता है दोष सिद्धि का मामला। यानी दोनों की अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन है। जिला सत्र न्यायालय उसे निर्दोष पा रहा है और हाई कोर्ट उसमें जो है उसे दोष मुक्त, दोष सिद्ध पाया जा रहा है, क्रिमिनल पा रहा है। ऐसी अवस्था में फाइनल क्या होगा? फाइनल यही होगा कि पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अगर वो जाना चाहते हैं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइनली जो है इस दंडिक मामले में निर्णय आएगा। मानी सुप्रीम कोर्ट यदि उसमें डिसाइड करता है कि दोष सिद्ध है तो उसको पनिशमेंट हो जाएगा, और अगर जो है उससे वहां वो दोष मुक्त पाता है तो डीजे वाला निर्णय वहां पे ओके हो जाएगा, हाईकोर्ट वाला निर्णय वहां से टिकेगा नहीं। इसी प्रक्रिया को मेंटेन करने के लिए भारत के संविधान के अंदर अधिकार दिए गए। तो सिविल मामलों में तो मैं बता ही चुका हूँ किस तरीके से जो है सिविल मामलों में अपील होती है। अब हमने आपको आज एक क्रिमिनल केस के माध्यम से बताई है बात। तो भारत के अंदर जो दंडिक मामला है उसमें उच्चतम न्यायालय को अपील की अधिकारिता, मतलब सिविल मामलों में तो दी गई उसको अधिकारिता, अधिकार दिया गया कि आप अपील सुन सकते हो। जब तक सुप्रीम कोर्ट को लिख करके संविधान में अधिकार नहीं दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की अपील नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। नहीं एक ऐप है क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, डोंट स्पीक, डोंट मेक नॉइज। क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, सुप्रीम कोर्ट का राज नहीं है, विधायिका का राज नहीं है, कार्यपालिका का राज नहीं है।
किसी मिनिस्टर का राज नहीं है, किसी प्राइम मिनिस्टर का राज नहीं है, चीफ जस्टिस का राज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का राज नहीं है, कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है भारत के अंदर, यानी संविधान का राज है। इसलिए संविधान में सुप्रीम कोर्ट को भी ये अधिकार दिया गया है कि आप इस अधिकार के तहत अपील ले सकते हैं, आपको अपील सुनने का अधिकार। जैसे आर्टिकल 14 के अंदर सभी को समानता का अधिकार प्रदान किया गया, तो उसी तरह न्यायालय की जो दंडिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। उच्चतम न्यायालय में अपील का अधिकार दिया गया। किस पॉइंट पे? कि पहला पॉइंट है कि उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दे दिया। ये मैं बता देता हूँ। यानी कि यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दिए गए दोष मुक्ति के आदेश को किसी भी प्रदेश का मामला हो, जिस प्रदेश का ये मामला है, उस प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा उस आदेश को पलट दिया गया और उसमें मृत्युदंड का आदेश दे दिया गया, तब क्या होगा? उसको तो फांसी हो जाएगी है? एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रहा है कि दोष मुक्त, दूसरा हाई कोर्ट कह रहा है कि मृत्युदंड। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार प्रदान किया गया। बस 134 के अंदर जो है ये पॉइंट यहाँ पर आया। अब आगे चलते हैं। का के बाद खा में। खा में क्या है? उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त को सिद्ध दोष ठहरा दिया है, तो उसको मृत्युदंडादेश दे दिया। यानी कि तो यहाँ दूसरी स्थिति का निर्माण हो रहा है। काम में बिल्कुल क्लियर था कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया दोष मुक्ति का, हाई कोर्ट ने उससे दोष सिद्ध कर दिया, मृत्युदंड का आदेश पारित कर दिया। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनेगा अपील। यहाँ पे खा में कहा गया है कि उच्च न्यायालय किसी भी प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह अपने प्राधिकार के अधीनस्थ जो उसके पूरे प्रदेश के अंदर के जो न्यायालय हैं, उस न्यायालय में से जिस किसी भी मामले को वह अपने पास विचारण के लिए मंगा लेता है। ट्रायल करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोष सिद्धि और दोष मुक्ति का काम करता है। वहां पर इन्वेस्टिगेशन होती है। थाने का आयोग इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट लगा करके गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत करके गवाहों के साक्ष्य को जब न्यायाधीश रीड करते हैं, उस गवाहों के दिए गए बयानों के प्रकाश में तथ्यों के आधार पे एज पर लॉ जब निर्णय करते हैं तब अपील होती है हाई कोर्ट में। ट्रायल का काम कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है। परंतु यहाँ पर खा के अंदर एक दूसरी परिस्थिति बताई गई है। वो ये बताई गई कि हाई कोर्ट अपने प्राधिकार के अंतर्गत आने वाले किसी न्यायालय के अंदर किसी मामले को अपने पास मंगा लेता है कि भाई वो सोनेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, केस नंबर इतना इतना, भेज दो भाई हाई कोर्ट पे इलाहाबाद। आ गया और फिर उस पर जो है मृत्यु का आदेश कर देता है।
तो अगर इस तरह का भी मामला होता है तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में अपील लैंडिंग मामलों में होगी। पॉइंट नंबर 2 हो गया का। अब पॉइंट नंबर 3 है गा। वहाँ उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। तो ये पावर है हाई कोर्ट की, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 ए में दी गई है। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल 134। अभी हम अनुच्छेद 134 पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 134 के अंदर ये बात भी कह दी गई कि 134 ए के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है अपील के लिए प्रमाणित कर देता है, तो उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा। ये हो गया आर्टिकल 134 आज का। अब 134 के अंतर्गत मुख्य बात क्या निकल गया? आर्टिकल 134 सुप्रीम कोर्ट को अपील का अधिकार प्रदान करता है। इस तरीके से किन किन ग्राउंड पर जो है वहां पर अपील में जाएंगे? दंडिक मामलों में जाएंगे 134 में। दंडिक मामले मैंने बताया, सिविल मामला, क्रिमिनल मामला, दो मामले होते हैं, है? क्रिमिनल मामले में यदि मान लो किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है और उसी प्रदेश का उच्च न्यायालय उसी मामले में अपील पर उसे मृत्युदंड का दोषी पाता है, तो उस अवस्था में अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। दूसरा पॉइंट था कि यदि हाई कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अधीनस्थ जो, मान लो आगरा की बात कर लेते हैं, तो मान लो आगरा के अंदर किसी जो है कोर्ट के अंदर कोई मामला ऐसा चल रहा है और वहां से वो सीधा जो है आगरा से उस केस को वापस अपने पास मंगा लेते हैं हाई कोर्ट, और फिर उसके ट्रायल में जो है उसे मृत्युदंड का आदेश दे देते हैं। तो इस समय तो मंगा लिया केस आपने और मृत्युदंड दे दिया, तो उस अवस्था में भी अपील वहां पर होगी सुप्रीम कोर्ट में। और ये तीसरा पॉइंट जो है वह हाई कोर्ट के द्वारा जो है इस बात को प्रमाणित करता है कि ये मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है, एक प्रमाण पत्र जारी कर देता है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर ये खत्म होती है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हुआ, ठीक है, आर्टिकल 134 एक के अंदर पॉइंट का और गा में ये तीन बातें कही गई। अब आर्टिकल 134 2 134 2 क्या शक्ति दे रहा है? यह संसद को शक्ति प्रदान कर रहा है। अभी न्यायालय को शक्ति प्रदान कर रहा था कि आप अपील ले लो ऐसे ऐसे मामले। अब ये आर्टिकल संसद को शक्ति प्रदान कर रहा है, और क्या कैसे किस तरह की शक्ति प्रदान कर रहा है कि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दंडिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी।
यानी कि पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग अथॉरिटी, पार्लियामेंट कानून बनाने वाली अथॉरिटी है। पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ द डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट जो है लोकतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को अपील के मामले में ये संसद में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है कि अगर संसद चाहे तो उच्चतम न्यायालय के जो दंडिक मामलों में कार्रवाई में निर्णय आते हैं, फाइनल जजमेंट आता है या कोई आदेश आता है, दंडादेश आता है, उसमें अपील करते समय कौन कौन सी शर्तें होंगी, व्हाट्स वेयर द कंडीशन फॉर द अपील इन और क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल अपील के मामले में कौन कौन सी शर्तें रखी जाए, कौन कौन सी लिमिटेशंस रखे जाएं, इस संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है ताकि वह स्पेशल पावर्स उसको दे सके। मतलब सर्वोच्चता विधि की है, कानून का राज है, सुपरमेसी ऑफ लॉ है, कानून सबसे बड़ा है, सबसे सुप्रीम है। जब तक कानून नहीं होगा कुछ नहीं किया जा सकता, और कानून नहीं है और बिना कानून के कोई आदमी काम कर रहा है, उसको संविधान में वो शक्ति प्रदान नहीं की गई, फिर भी वह काम कर रहा है, तो वो संविधान विरोधी कार्य हो गया और कानून का राज का काम नहीं हुआ। यहाँ पर सिंपल सी बात है, कुछ शर्तें और कुछ लिमिटेशंस रखने की बात थी जो कि पार्लियामेंट को शक्ति प्रदान की गई है। और 134 ए की जो बात आई थी, तो 134 तो कंप्लीट हो गया। अब 134 ए में क्या है, 134 ए में क्या है, तो 134 ए को देख लेते हैं। 134 में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 132 के खंड 1 या अनुच्छेद 133 के खंड 1 या अनुच्छेद 134 के खंड 1 में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित करता है या देता है, इस प्रकार पारित किए जाने या दिए जाने के पश्चात यथाशीघ्र इस प्रश्न का अवधारण कि इस मामले के संबंध में यथाशीघ्र अनुच्छेद 132 के खंड 1 या अनुच्छेद 133 के खंड 1 या अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड ग में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं। तो ये जो है 134 ग की जो बात अभी हमने करी थी वो ये है। ये 134 गा ये अब जो 134 ए है वो क्या है समझ लीजिए, सिंपल सी बात में 134 ए में ये बताया गया है कि सिविल मामले हो या आपराधिक मामले हो, हम आर्टिकल वाइज नहीं बता रहे, समझा रहे 132, 133, 134 के खंड जो है फर्स्ट में सारी बातें लिखी हैं, उसी बात को संक्षेप में समझा रहे कि सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, दोनों ही मामले में
जो भी डिक्री होती है, आदेश होता है, निर्णय होता है, दंडादेश होता है या अंतिम निर्णय होता है, यही तो होता है। डिक्री हो जाएगी, आदेश हो जाएगा, दंडादेश हो जाएगा, अंतिम निर्णय हो जाएगा, है ना। तो ये जो निर्णय आ रहे हैं, जजमेंट आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहा है, फाइनल जजमेंट आ रहा है, इन सब मामलों में अनुच्छेद 134 गा के अंतर्गत हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देगा कि इस मामले में अपील की जाए अथवा नहीं की जाए। तो 134 का के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र की बात की गई है कि वह, क्योंकि हाई कोर्ट प्रमाणित नहीं करेगा, अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट को पता चलेगा कि क्या मामला है ना। ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर के साथ एक सर्टिफिकेट भी हाई कोर्ट प्रमाणित करेगा, प्रमाणित 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 कर देता है, चाहे जैसे भी प्रमाणित करे, तो उसके आधार पर वहां सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाएगी। तो 134 से भी यही बात कहता है, सिंपल सी बात है इसमें। और यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट है 134 का कि यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, आदेश या दंडादेश पारित किए जाने या दिए जाने के ठीक पश्चात व्यथित व्यक्ति, पक्षकार या उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है तो करेगा। ठीक, तो ऐसा तो वो जो है दोनों पक्षकारों को यह है जो है अधिकार प्रदान किया गया है कि यदि कोई हाई कोर्ट का इस तरह का आदेश, निर्णय आता है तो दोनों पक्षकार जो है उसमें हाई कोर्ट को लिख के देंगे, या दोनों में से कोई भी लिख के देगा, कोई भी पक्षकार, कि हमको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट प्रमाण पत्र दे, जारी करे। तो उसकी इस लिखित प्रार्थना पत्र या मौखिक, मौखिक शब्द भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, मौखिक आवेदन पर हाई कोर्ट उसे प्रमाणित कर देगा कि ठीक है, यू कैन टेक दिस सर्टिफिकेट एंड गो फॉर द अपील। यहाँ पर ये अनुच्छेद 134 ए भी खत्म होता है। और संविधान का यह है वेबिनार आज का यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि संविधान के प्रति भारत देश के अंदर जो जागरूकता अभियान चल रहा है उसमें अधिक से अधिक शामिल होइए, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने बच्चों को पहले जोड़िए, पहले उनके मोबाइल कनेक्ट करिए, अपने भाई को, अपनी बहन को। हर घर में 5 मोबाइल 6 मोबाइल होते, 7 मोबाइल होते, हर घर में 5 मेंबर होते, तो 3-4 मोबाइल तो होते, तो उन सबको प्रेरित करिए कि वो जो है जुड़े, समझे। क्योंकि जो मोबाइल पर बात कर रहे हैं और डाटा यूज कर रहे हैं और फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं और चैट पे चैटिंग कर रहे हैं, ये भी संविधान द्वारा अधिकार प्रदान किया गया आर्टिकल 19 के अंतर्गत। आर्टिकल 19 ए, आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया। राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत ये सब आपका है अधिकार। और अगर ये आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन समाप्त कर दिया जाए तो फिर आपके मोबाइल सब बेकार हो जाएंगे, आपकी फेसबुक बेकार हो जाएगी,
आपका इंस्टाग्राम बेकार हो जाएगा, चैटिंग बेकार हो जाएगी। यू कांट स्पीक, आप बोल नहीं सकते, आप इशारा भी नहीं कर सकते। Right to speak and expression is a fundamental rights which are given to the citizens of India. But you have to know it, ये जानना होगा। अदरवाइज ये सारा मोबाइल, ये लैपटॉप, ये सारा जूम का मीटिंग, एवरीथिंग विल बी कोलैप्स। सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाओ, संविधान को पढ़ाओ, संविधान का प्रचार प्रसार करो। संविधान वो अब है जो इस देश के समस्त नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसी में है सारे अधिकार। प्रोटेक्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लाठी डंडा लेके नहीं प्रोटेक्ट करना है, इसको तलवार और भाला लेके नहीं प्रोटेक्ट करना है, इसको समझना है और समझाना है। एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सभी भारत के लोगों को ये संविधान की जानकारी होनी चाहिए। और कैसे होगी, ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा निभा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत ऐतिहासिक काम कर रही है। तो इस समय शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिए, लगिए। थिंक अबाउट दिस। फेसबुक चलाने से कुछ नहीं होगा, कि हम वीडियो देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं यूट्यूब पे, ये जो सारे अधिकार हैं ये सब भी संविधान से है। अगर ये संविधान ही नहीं होगा तो आपका मोबाइल बेकार हो जाएगा, आपका टीवी भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप न्यूज भी नहीं सुन सकते। राइट टू स्पीक, ब्रॉडकास्टिंग भी उसी में आ रहा है। सब कुछ, एवरीथिंग, कम्युनिकेशन पूरा टोटल, वो आर्टिकल 19(1) राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन में आ रहा है। आज मैं बोल रहा हूँ उसी आर्टिकल के दम पे बोल रहा हूँ। अगर वो आर्टिकल समाप्त कर दिया जाए तो आई कांट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता। तो ये तो एक छोटा सा आर्टिकल है। एक कहते नहीं है, एक मच्छर, एक मच्छर अच्छे खासे इंसान को, नाना पाटेकर का जवाब है, डायलॉग है, एक मच्छर अच्छे खासे इंसान को क्या बना देता है, सब लोग जानते हैं। तो अगर एक आर्टिकल भी इधर से उधर स्लिप हो गया, यानी जैसे अपनी हड्डी है ना, ये पूरी रीढ़ की हड्डियां, इसमें से एक हड्डी भी टूट गई तो शरीर बेकार हो। तो जो बाबा साहब ने बना दिया स्ट्रक्चर, एक एक आर्टिकल जरा भी गड़बड़ा गया तो पूरा स्ट्रक्चर खराब। तो रीड कॉन्स्टिट्यूशन, लर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जय भीम, नमो बुद्धाय। यहीं से मेरी बात समाप्त होती है। नेक्स्ट आगे प्रोसीड कीजिए। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम कहना चाहिए सार गर्भित, इतनी सुंदर व्याख्या, बेहतरीन व्याख्या, संविधान का लक्ष्य क्या है, संविधान बनाने वालों का उद्देश्य, तमाम जो चीजें हैं बड़ी बारीकी से आदरणीय प्रोफेसर साहब के शब्दों से हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है। और हम तो कहेंगे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और उससे जो भी संगठन से जुड़ करके संविधान ज्ञान की जो लाभ उठा रहे हैं, हम सब ऋणी होंगे कि इस तरह से निःशुल्क और अनिवार्य रूप से जो हमें प्राप्त हो रही है, इसके लिए कोटि कोटि साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब। और आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह से बेहतर तरीके से हमें संविधान की विशेषताओं से अवगत कराते रहें। आज बहुत बेहतर तरीके से आपने अपने प्रबोधन में हमें समझाया है। पुनः बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो आइए हम लोग समय की बेला को ध्यान में देते हुए
हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय तजिंदर बंधन साहब, यदि आप उपलब्ध हैं तो मैं चाहूँगा अपना अध्यक्षीय प्रबोधन हमें प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय आज के कार्यक्रम के कर रहे अध्यक्षता उपलब्ध हैं क्या आदरणीय? सर उपलब्ध नहीं है वो अभी, ओके शायद नेटवर्क इशू। तो मैं चलिए कार्यक्रम के समापन से पूर्व और समापन की घोषणा के लिए मैं चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आशीर्वचन हमें समापन करते हुए प्रदान करेंगे। आदरणीय भारती साहब। हेलो। हाँ साहब भी शायद डिस्कनेक्ट तो हो गए हैं। हाँ ओके, अभी जुड़े तो। अच्छा तो चलिए हम आभार व्यक्त करा लेते हैं हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब से। आप आए सर और आज के कार्यक्रम का आभार समापन की घोषणा करेंगे और हम सभी सत्ता के साथ फिर आज के कार्यक्रम की विधिवत समापन करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आज के संचालक जी, और धीमान साहब ने बहुत ही हर बार की तरह इस बार भी अच्छा प्रबोधन किया है। वो हमेशा से ही संविधान की बहुत अमूल धरोहरों को बहुजनों के समक्ष रखते हैं। हम उनके हमेशा स्वस्थ रहने की कामना करते हैं और संवैधानिक ज्ञान हम सबको देते रहेंगे। और मेरा अनुरोध है कि अब समय भी हो चुका है, सभ्य सत्ता से कार्यक्रम का समापन किया जाए। चलिए बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए सभी